गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट अपने क्लास में अपने मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखा था। तो मौर्य डायनेस्टी के लगभग 3 क्लासेस हो चुकी है। तो मैं ये आज चौथी क्लास रहेगी मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो इसके पहले भी 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, आप उसको देख के मौर्य डायनेस्टी के नोट्स पूरी तरीके से बना सकते हैं। ये वीडियोज़ जो हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, वनडे एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हो, है ना, सीएचएसएल हो, रेलवेज़ हो, या व्यापम की जो भी एग्ज़ाम होती है ग्रुप बी से डी की, तो उन सभी के लिए ये जो है वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसमें कंप्लीट चीज़ें दे दी गई है, इसलिए आपको और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंस भी लिखते हैं तो ये पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स बने हुए हैं, तो आपको मेंस में भी इनको सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, मेरे सारे नोट्स के ही क्वेश्चन उसमें सीधे सीधे हैं, जिनके मैंने स्लाइड बनी है, ऐसा कैसा वो स्लाइड की स्लाइड आप लिख देंगे तो आपको जो है और कहीं से इतना ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में देख रहे थे, तो उसके आगे देख लेते हैं अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में क्या हुआ। जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेंगे और फिर उसके बाद आज आगे देखेंगे कि क्या है। तो मौर्य डायनेस्टी को देख रहे थे, अब मौर्यन एम्पायर को, ठीक है ना। तो मैं इसके पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, पोस्ट वैदिक, महाजनपद, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म करवा चुका हूँ। मेरी लगभग 15-20 क्लासेस हो चुकी, 20वीं क्लासेस है शायद ये। तो इसके पहले के वीडियोस आप जाके चैनल पर देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसको नोट्स अपने मेंस अगर आप पहली बार दे रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स सफिशिएंट है, आप इससे नोट्स बनाएं, समझें, लिखें। वो अगर आप मेंस पहले भी तैयारी कर चुके हैं तो मेरे नोट्स पॉइंट वाइज बने हुए हैं, तो आप उनको जो है अपने नोट्स को इम्प्रूव करने के लिए इनको यूज़ करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन चीज़ ग्रैब कर पाएँ। क्योंकि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ना, इतनी डिटेल में सीरीज़ पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है। तो कोशिश ये है कि आप पूरा जो है आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। पूरी मैं हिस्ट्री पूरी कराऊंगा डिटेल में, जो जो आ सकता है और जो जो आता है और कैसे लिखा जाता है, सभी चीज़ें। तो यहाँ से आपको सीधा मटेरियल मिल जाएगा। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप अपने जो नोट्स हैं उसको इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको करने की कोशिश करें। तो मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले जो है अपन ने 4 डायनेस्टी के बारे में देखा था और मौर्य एम्पायर की बात चल रही थी। मौर्य एम्पायर आने के पहले अपन ने उसकी जो है बेस लाइन तैयार करी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में आया और उसके बाद कैसे मौर्य एम्पायर जो है वो भारत में फैला। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था भारत में, अलेक्जेंडर द ग्रेट की पूरी क्रोनोलॉजी अपन ने देखी थी, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर के जाने के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, उसके इफेक्ट 8 पॉइंट में हैं। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बजाने के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, चीज़ों में क्या क्या डिफरेंसेस आए, सिस्टम में क्या बदलाव आए, तो ये सीधे 8 पॉइंट है, आप इनको सीधा उठा के लिख सकते हैं, ये सफिशिएंट है। सोर्स ऑफ फिर मौर्य एम्पायर की जानकारी अपने को कहाँ कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य या चाणक्य जो है उनका जो उनकी जो किताब है जिसका नाम थे अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में पूरी मौर्य डायनेस्टी के पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र भी ये पूछा गया है, ठीक है ना, 5 या 6 नंबर में या कभी, तो ये सीधा भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लिखवा दिया ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ छूटे नहीं। फिर दूसरी जानकारी वो मेगास्थनीज के इंडिका है, ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी पूरी चीज़ें आप यहाँ से देख लें। फिर हिंदू और बुद्धिज़्म के बारे में, और ये सारा 7-8 पॉइंट है, इसको अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपन ने मौर्य डायनेस्टी के सारे जो है राजाओं के बारे में डिस्कस किया था और राजाओं को एक एक राजाओं को अपन ने देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक है। बिंदुसार लास्ट ईयर 2019 के मेंस में आया भी था, तो कि उसके बारे में लिखें, उसकी बारे में बताएं। शायद 6 नंबर में या 5-6 नंबर में आया था शायद, तो उसको देख ले जो भी है। पर इसके बारे में सीधा सीधा भी आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक एक के बारे में आपको बता भी दिया है, उसको लिखवा भी दिया है, उनकी अचीवमेंट लिखवा दी है, उनके समय का सिस्टम लिखा दिया है। तो आपको इतना ज़्यादा आपके पास कंटेंट है कि आप कुछ भी आता है ना तो मौर्य से आप इजीली उसको कर पाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को फिर अपन ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी क्रोनोलॉजिकल देखी, उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा। चंद्रगुप्त मौर्य को जो अलग अलग टाइटल दिए गए थे अलग अलग देशों के द्वारा, उन सब के बारे में देखा। फिर अपन ने बिंदुसार के बारे में देखा, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा का ऐसा छाप देना सफिशेंट है। उसके बाद है अशोक को अपने को डिटेल में देखना है, क्योंकि अशोक पूरे देश का सबसे महान राजा था, ठीक है ना। और अशोक ने ही इतने ज़्यादा स्क्रिप्ट और पिलर्स और स्तूप्स वगैरह बनवाए हैं, इतना ज़्यादा लिखा है, इसलिए अशोक को ज़्यादा पढ़ना अपने लिए ज़रूरी है। अशोक के बारे में अपन ने पूरा डिटेल में देखा था।
क्या है, कैसा है, पूरी उसकी पॉलिसीज़। फिर अशोक के जीवन में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसको कलिंग वार बोला जाता था। उस युद्ध से अशोक के जीवन में क्या इम्पैक्ट आया, उस पूरे को अपन ने डिटेल में देखा था। उसके बाद जो है वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया था और उससे क्या क्या उसने आगे सीखा। अशोक के जीवन के कुछ अचीवमेंट अपन ने देखे, ठीक है ना। धम्म की जो पॉलिसी होती है, अशोक के धम्म, ये बिल्कुल मेरे को लगता है पूछा जा सकता है कि अशोक का धम्म जो है उस पर आप लिखिए, ठीक है। ऐसे में भी लिखने को आ सकता है या फिर आप जो है इसको 5 नंबर में भी इसको बड़े आसानी से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बड़े हैं क्वेश्चन है, इनको समझ लिखने के लिए आपको थोड़ा चाहिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल सामने सामने दिखते हैं कि आप पूछे जा सकते हैं। तो अशोक की धम्म पॉलिसी को अपन ने के कुछ खास पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। फिर ये 10-11 पॉइंट, उसके बाद किस किस रॉक एडिक्ट से, किस किस चट्टानों पर जो लिखे हुए थे, जो अशोक ने लिखवाए थे चट्टानों पे खोद के जो लिखवाए जाते थे एडिक्ट, तो उनमें किस किस में धम्म के बारे में जानकारी मिली और कौन से एडिक्ट में क्या क्या है। तो ये टोटल मैंने 13 एडिक्ट को डिटेल में बताया था, उनको देख ले। फिर तीसरी बुद्ध काउंसिल अशोक के समय हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था अशोक का, ये भी आप याद रखें। फिर अशोक के बाद जो आने वाले 6 राजा हैं, अशोक टोटल मौर्य डायनेस्टी में 9 राजा हुए हैं, 9, उनमें से अशोक तीसरे नंबर का था, 3rd नंबर का। और उसके बाद आने वाले जो 6 राजा हैं वो उन 6 के बारे में अपन ने देख लिया था। हालांकि ये 6 राजा जो है बिल्कुल योग्य नहीं थे, और अशोक के समय जो एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर पूरे हिंदुस्तान से लेके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और साउथ में भी पूरा श्रीलंका वगैरह तब सब तरफ फैला हुआ था, वो साम्राज्य आने वाले 50 सालों में 6 अयोग्य उत्तराधिकारी या 6 अयोग्य जो लोग, इनके बेटे या उनके भी जो बेटे अगले अगले राजा बनते गए, उनके कारण वो पूरा साम्राज्य ख़त्म होता और आखिरी राजा जो था भद्रथ, उसके समय जो है केवल और केवल पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वहीं तक मौर्य डायनेस्टी रह गई थी। मतलब कहाँ पूरी दुनिया पे, पूरे हिंदुस्तान पे राज करते थे, और केवल 50 साल में स्थिति हो गई कि ये लोग केवल पाटलिपुत्र तक आ गए। तो अशोक ही एक महान राजा था मौर्य डायनेस्टी का, जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपांशन और सबसे ज़्यादा इसके समय जो एरिया था वो मौर्य डायनेस्टी के अंडर में आता था। उसके बाद जितने भी राजा हुए हैं इन सब के बारे में अपन ने देख लिया है। वो सारे अयोग्य थे और उनके क्या क्या उन्होंने धीरे धीरे गवाते उनके पास केवल पाटलिपुत्र रह गया था, और वो भी जो है आखिरी राजा तो था भद्रथ, उसकी हत्या करके जो शिशुनाग पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था, उसने उसकी हत्या करके जो है शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी। तो ये है पूरा, ये सारे राजाओं के बारे में देख लेना, ये सारा। अगला संप्रति, उसके बाद अगला राजा आता है शालीशुका, फिर उसके बाद अगला राजा आता है देववर्मन, फिर उसके बाद अगला राजा आता है शतधर्वर्मन, फिर आखिरी राजा जो आता है वो आता है बृहद्रथ। बस इतना आपको ये देखना है राजाओं की क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा था मौर्य डायनेस्टी का। ये क्वेश्चन 11 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है ऐसे में, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछा जा सकता है, पर ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा अच्छा है और इस पर इतना ज़्यादा लिखा जा सकता है कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे लिखा है। उसने बताया है कि एक राज्य में 7 भाग होते हैं। एक राज्य जो होता है वो 7 एलिमेंट से मिलकर 7 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उन 7 एलिमेंट के बारे में अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। मैंने उन्हीं 7 एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे एक एक स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया है। आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़, आप इसके पहले वाले वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये नोट्स जो मेरे हैं ये सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको किसी एक किताब से भी नहीं मिलने वाली, और अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें काफ़ी समय लग जाए, साल लग जाए। तो इतना ज़्यादा जब आपको कंटेंट एक जगह क्रीम मिल रहा है तो उसको पूरा से पूरा यूटिलाइज़ करें, उसको पूरा से पूरा ग्रैब करने की कोशिश करें, ठीक है। समय कम होता है तो अच्छा जो है उसको टीचर को पकड़ा जाए और अच्छे से अच्छी चीज़ें जल्दी से जल्दी की जाए, यही सही स्ट्रेटजी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर, सबसे पहला जो 7 एलिमेंट से बना होता है राज्य, जो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि किसी भी राज्य में को बनने के लिए 7 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला एलिमेंट होता है राज्य का, वो होता है किंग, पहला भाग। फिर दूसरा एलिमेंट होता है अमात्य, मंत्री। तीसरा एलिमेंट होता है जनपद, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली है। चौथा एलिमेंट होता है दुर्ग, वहाँ के मतलब किले वगैरह है ना, फोर्ट वगैरह। फिर उसके बाद 5वां एलिमेंट होता है ट्रेजरी, कोष, ठीक है ना। 6ठा एलिमेंट होता है जस्टिस, फोर्स, है ना, जस्टिस मतलब न्याय वगैरह ये सब। और आखिरी में एलिमेंट होता है मित्र मतलब संधि विच्छेद, संधि करना, है ना, सभी से संधिया करके रखना आसपास। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है 6 प्रकार की पॉलिसीज़, मित्र पॉलिसीज़, है ना, मित्र अलायंस, मित्र बनाने की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया है। और इन्हीं 6 पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इतना बड़ा
साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये सारी पॉलिसीज़ को अपन ने डिटेल में देख लिया है। आप कोशिश करें ये सातों एलिमेंट को अपने हिसाब से ग्रैस्प करने की, चीज़ों को एक जगह करने की, ठीक है। उसके बाद अपन ने मौर्य सोसाइटी के बारे में देखा कि वहाँ का सोसाइटी का कैसा क्या कल्चर था और वहाँ की समाज कैसा था, ठीक है। अब यहाँ से अपने को देखना था इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना, ये मौर्यन एम्पायर जो भी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में पूरा देश आता था, है ना, पूरा भारत आता था, साउथ के देश भी आते थे, फिर उधर नॉर्थ वेस्ट के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उसके आगे तक का हिंदू कुश वगैरह तक पूरा एरिया जो था वो अशोक के समय, मौर्य डायनेस्टी के समय, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय तक इतना बड़ा एरिया जो था वो इनके पास था। इतना बड़ा जो एरिया था, इतने बड़े एरिया को उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा देश था इनके हाथ में और पूरा देश में जो बहुत सारी एक्टिविटी होती थी, और ये लोग इतने ज़्यादा डेवलप इसीलिए हो पाए इनका सिस्टम क्योंकि इन्होंने जो है व्यापार पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इस सब के पीछे जो मेन जो कारण था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र में पूरी डिटेल में बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य वाकई में इतना होशियार, जब इतना महान गुरु आपके साथ हो आपको डिसीजन देने के लिए, वो पॉलिसीज़ बनाने के लिए, राज्य कैसा होना चाहिए, सब चीज़ें जो है उसने बता रखी और उसी को फॉलो करते हुए इतने बड़े बड़े पूरे देश के 5-7 देश में पर कब्जा कर रखा था इन लोगों ने, मौर्यों ने। तो इतना महान गुरु था उनके पास और उसकी पॉलिसीज़ बिल्कुल सटीक थी और बिल्कुल एग्जैक्ट थी। उनको पता था क्या करने पे क्या मिलेगा और क्या करने पे क्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और कितना पैसा लगता है, किस प्रकार से काम कराया जाता है लोगों से, किसको कितने काम के लिए पैसे देना है, किसको क्या देना है, ये पूरा कहाँ पे माल बेचना है, कहाँ से आना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा, ठीक है ना, टैक्स सिस्टम कैसा होगा। टैक्स सिस्टम मौर्य डायनेस्टी के समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और टैक्स ना देने की स्थिति में या टैक्स में घपला करने की स्थिति में जो है मतलब डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंड भी देने की प्रथा थी, है ना। अगर आपने टैक्स नहीं भरा है, टैक्स की चोरी करी और अगर साबित नहीं कर पाए कि आपने किया है तो आप हो सकता था आपके उस ज़माने में मृत्यु दंड दे देते थे वो। तो ये सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम इन्होंने बना लिया था और इतना बढ़िया सेंटर डेवलप किए थे। 5 शहर, बड़े बड़े 5 शहर जो है इन्होंने डेवलप किए थे, जो अपन ने देखे थे। वो 5 शहरों को बड़ा डेवलप करके वहाँ पे जो है बिजनेस हब बनाए गए उन 5 शहरों में। और 5 शहरों में पूरी सभी तरफ से जो है दूसरे देशों से और सब तरफ से जो है वहाँ पे माल आता था और सब लोग व्यापारी वगैरह जितने भी थे वहाँ पर जाते थे, खरीदते थे। यहाँ का माल विदेश जाता था, विदेशों से माल यहाँ आता था। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही थी। इतना ज़बरदस्त सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही सोच समझ के बनाया जा सकता है। ऐसे हर कोई नहीं बना सकता इसको। इसके पहले भी इतने बड़े बड़े राजा थे पर कोई नहीं बना पाए, इनके बाद भी आएंगे पर कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। इन लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा था। क्यों था? क्योंकि इनके पास गुरु अच्छे थे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। मैंने 25 पॉइंट निकाले हैं। अगर आपको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर के ऊपर 11 नंबर में क्वेश्चन आए ऐसे लिखने वाले में या 5 नंबर में आए तो मैंने टोटल 25 पॉइंट वाइज बना दिया है। तो उन 25 में से आपको जितना याद रह जाए, ठीक है ना। ये कंप्लीट मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। कोशिश करें इसको पूरा उठाने की, ठीक है। मैं सभी चीज़ें अलग अलग करूँगा, जैसे एग्रीकल्चर में अलग करूँगा, ट्रेड में अलग करूँगा, नेविगेशन अलग करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं अलग अलग कराता जाऊँगा आपको। वो इसलिए कॉइन्स वगैरह इनके जो मनी सिस्टम था उसको मैं अलग से करूँगा। वो इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी आए इंडिविजुअल तो भी आप उस पर पूरा लिख दें, और अगर ये एक साथ भी आता है तो आप इन सबको क्लब करके लिख दें, ठीक है ना। आपके पास पूरा कंटेंट है इसलिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है ना। तो पहले दिख रहा होगा आपको, हाँ, द स्टेट अपॉइंट 27 सुपरिटेंडेंट मोस्टली टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट, है ना। जो मौर्य डायनेस्टी के जो मौर्य साम्राज्य था वो जो राज्य में 27 जो थे उन्होंने सुपरिटेंडेंट, है ना, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनको नियुक्त किया था। और वो 27 सुपरिटेंडेंट का काम पूरे देश में मौर्य एम्पायर में इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना और उसको देखने का था, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि ये मतलब हो सकता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम करने वाले या आरबीआई टाइप लोग होंगे, गवर्नर टाइप, जो पूरे के पूरे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने हाथ में रखे हुए थे, ठीक है। द स्टेट आल्सो अप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी एंड रेगुलर वाटर सप्लाई टू द बेनिफिट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है कि एग्रीकल्चर को भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालकर वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाना है, ठीक है ना। अब पानी करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, पानी। अगर इरिगेशन करना है, आपको खेती करना है तो आपको पानी चाहिए। और पानी आपको, अगर नदी नहीं है किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, तो वहाँ पे पानी पहुँचाने का केवल एकमात्र रास्ता है, वो है नहरें। तो इनके समय नहरों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। ये सारी उससे जो है पानी पहुँचा,
उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में पानी पहुंचने से वहाँ पे खेती हुई, और खेती से फिर जो है इनको टैक्स मिला, ठीक है ना। तो टैक्स भी है, या तो ये सीधा मतलब जैसे अगर आपके यहाँ 1/6 टैक्स होता था, कभी कभी 1/6 की बात की गई है, कभी 1/3 की बात भी कही गई है। तो 1/6 अगर टैक्स होता, मतलब आपको अगर 6 बोरी गेहूँ हुए हैं आपके खेत में, तो 6 में से 1 बोरी आपको एज ए टैक्स राजा के कोष में जमा करना है एज ए टैक्स। अगर आप बोरी नहीं जमा करना चाहते तो वो 6 बोरी में से 1 बोरी का पैसा, अगर आपने माल बेच दिया तो 1 बोरी से जो पैसा आएगा आपको, वो एज ए टैक्स आपको राजा को के पास जमा कराना है। ये पूरा सिस्टम होता था। तो ये सारी बातें अपने देख ली थी, ये पिछली क्लास में भी अपन ने देखी थी। मेगास्थनीज रोट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द लैंड एज एन, है ना। और मेगास्थनीज ने जो भूमि की जो लंबाई नापने की बात कही है कि यहाँ पे भूमि की लंबाइयाँ नाप ली जाती थी कि इस व्यक्ति के पास इतना क्षेत्र है, इस व्यक्ति के पास इतना। और ये वाला सिस्टम जो था ये इजिप्ट में चलता था, ठीक है ना, या ग्रीक में, उन देशों में चलता था, ये भारत में नहीं था इसके पहले, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज ने जो है ये सारी बातें करी है। एंड इंस्पेक्टेड द चैनल्स थ्रू विच द वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द स्मॉल चैनल्स अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य। स्ट्राइकिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मौर्यस पीरियड वाज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लेव्स इन द, ठीक है ना। और इन्होंने जो स्लेव थे, जो गुलाम लोग थे, उनको क्या किया, एग्रीकल्चर में एज ए मजदूर उनको जो है यूज़ किया गया, ठीक है। जो शूद्र लोग थे, शूद्रों को इन्होंने, सभी लोगों ने मिलके जो 4 प्रकार के वर्ण की व्यवस्था थी, चाणक्य ने मौर्य डायनेस्टी में 4 वर्णों की बातें कही कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इन तीनों ने ही शूद्रों का बहुत शोषण किया और उनको जो है मतलब स्लेव या गुलामों की तरह रखा। और गुलाम केवल शूद्र ही होते थे, बाकी दूसरी तीनों जातियाँ शूद्र नहीं होती थी। हालांकि मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बटे हुए होने की बात कही है अपनी इंडिका में। ये दोनों चीज़ें हैं, अपन ये दोनों चीज़ें देख ली हैं प्रीवियस क्लास में, एक बार इसको आप देख लें। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र कौटिल्य स्ट्राइकिंग, है ना, ये अपन ने देखा। इन मौर्य पीरियड स्लेव वर इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क ऑन द लार्ज स्केल, द स्लेव्स डिड ग्रीक रोमन, है ना, ये वही लिख रखा है। द शूद्रास वर रिगार्डेड इज द कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द 3 हायर, ये वही जो शूद्र होते थे वो जो ऊपर की तीनों वर्ण होते थे उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे एज ए नौकर, ठीक है ना। और सर्व एज ए स्लेव, आर्टिशन, एग्रीकल्चर लेबर। और जो शूद्र है उनको नौकरों की तरह, आर्टिस्टों की तरह, एग्रीकल्चर में मजदूरों की तरह और डोमेस्टिक नौकरों की तरह, है ना, घर में जो नौकर आते हैं साफ सफाई वाले, उनकी तरह यूज़ किया जाता था शूद्र लोगों को। तो ये सब चीज़ें होती थी। 7वां पॉइंट है, रॉयल कंट्रोल वर्कड ओवर द वेरी लार्ज एरिया देयर वर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पाटलिपुत्र द रॉयल रोड ऑफ रेंट, ठीक है ना। अब रोड होती थी, कुछ रोडें इन्होंने इतनी अच्छी बनाई थी, ट्रेड, क्योंकि ट्रेड रोडें अच्छी करना इनकी वो थी, क्योंकि रोडें अच्छी होगी तो सामान आ जा पाएगा और व्यापार जो है उससे फैलेगा, बढ़ेगा। इसलिए इन्होंने जो है पाटलिपुत्र इनका मेन केंद्र था, सेंटर था, और जो इनकी राजधानी भी थी, जिसके कारण जो है उन्होंने उसके आसपास वाले जितने भी रोड थे उन सभी को आने जाने के रास्ते जो थे पाटलिपुत्र को, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कराया। द रॉयल रोड रेन फ्रॉम पाटलिपुत्र टू नेपाल थ्रू वैशाली, चंपारण। मेगास्थनीज स्पीक ऑफ ए रोड कनेक्टिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पटना। मतलब इन्होंने एक रोड बनवाया पाटलिपुत्र, पटना से लेके मतलब कहाँ तक, नेपाल तक, ठीक है ना। तो पटना से नेपाल वाला भी एक रोड था जो मेगास्थनीज ने लिखा भी है अपनी इंडिका में कि इतने लंबे लंबे रोड इन्होंने अच्छे से डेवलप कराए थे। मतलब नेपाल से भी सामान आ रहा था भारत और यहाँ से वहाँ जा रहा था। इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ द गंगा एंड द अदर रिवर रूट ऑफ द कम्युनिकेशन, ये ION है ना, तो ये याद रखना। और गंगा और दूसरी नदियों का जो है पानी या उनके बहाव को एज ए कम्युनिकेशन या मतलब सामान भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। अशोका ने स्क्रिप्ट अपेयर द इंपॉर्टेंट हाईवेज, और जितने भी हाईवेज बनाए थे इन लोगों ने, जितने भी रास्ते साफ करवाए थे, उन पे अशोक के स्तंभ जो हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब अशोक ने इस रोडें बनवाई, उस पर अपने यहाँ नहीं ले लेता, कोई भी बढ़िया नई रोड बनती तो उस पर लिख देते कि भैया फलाना फलाना मंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया, और मंत्री जी ने फीता काटा, और वो लिखा भी रहता है पूरा नाम पता सब, कितने लोग आए थे, दूसरे भी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री सब लिखते हैं। ऐसे अशोक ने भी अगर कोई बढ़िया काम करता तो वो वहाँ पे वो जो है इंस्क्रिप्शन रखवा देता, पिलर लगवा देता, उस पर लिख देता कि मैंने बनवाया और ये प्रोसेस के थ्रू ये सब बना है, ठीक है ना। तो अशोक इंस्क्रिप्शन अपीयर्ड ऑन द इंपॉर्टेंट हाईवे। द स्टोन्स पिलर्स वर मेड इन चुनार नियर वाराणसी फ्रॉम वेयर दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये वही सब चीज़ें हैं। मौर्यन पीरियड कंस्टिट्यूटेड लैंडमार्क इन द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड कौटिल्य नेम मेनी टैक्सेस टू बी कलेक्टेड इन द प्रेजेंट आर्टिसन ट्रेडर्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी ना मौर्यों के डेवलप होने की, जो मुझे लगता है वो 2 चीज़ें थी। पहला, एक तो इनका जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सॉलिड था, मतलब आदमी को टैक्स भरना ही भरना है,
ठीक है ना। और दूसरा टैक्स आएगा मतलब पैसा आ गया, पैसा आने के बाद और दूसरा इनकी आर्मी, ठीक है, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी जिसके कारण जो है कोई सामने वाला इन पे कभी भी युद्ध करने की सोच नहीं पाया। ये तो खुद ही आपस में जो है अयोग्यता के कारण जो है इन्होंने गवाया। अदरवाइज अशोक के समय तक तो है मौर्य डायनेस्टी बिल्कुल टॉप पर चल रही थी, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। 11वां पॉइंट है यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इमेंस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड एग्रीगेशन फैसिलिटी कंट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ द मौर्य इकोनॉमी, है ना। आयरन, लोहे का प्रयोग जो था पूरा देश ही इनके अंडर में था, तो सब जगह से लोहे की जो खुदाई वगैरह करके लोहे का प्रयोग जो है इन्होंने एग्रीकल्चर में, युद्ध में उस सब तरफ किया। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर में लोहे और इन सभी जगह युद्धों में, ट्रांसपोर्टेशन में जब लोहे का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण जो है इनकी इकोनॉमी को बल मिला, क्योंकि लोहा मजबूत होता है, उससे चीज़ें जो बनती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। और करेंस ऑफ द फैनवाइन इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन कोटिला अर्थशास्त्र एंड जैन टेक्स्ट, ठीक है ना। क्राउन लैंड वाज कॉल्ड सीटा, ठीक है। तो ये तो कोई और पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अशोक के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और जैन कुछ टेक्स्टों में ये भी कहा गया है कि इनके समय जो है अकाल वगैरह भी पड़े थे, ठीक है ना। मौर्यन स्टेट हैड स्ट्रिक्ट लीगल एंड पीनल सिस्टम, सिविल और क्रिमिनल टैक्स इवेड अट्रैक्टेड टू, वही जो मैंने बताया, इनके पास लीगल इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के लिए, है ना। मतलब दीवानी और फौजदारी दोनों केसेस के लिए अलग अलग कोर्ट होते थे और उन अलग अलग सजाएं होती थी। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे उसके लिए तो मृत्युदंड की भी सजा थी। टैक्स नहीं भरेगा तो इसको निपटा दो। पंच मार्क्ड कॉइन, मोस्टली सिल्वर वर यूज फॉर ट्रांजेक्शन, है ना। ट्रांजेक्शन के तौर पे सिल्वर के कॉइन जो थे, जिनको पंच्ड मार्क्ड कॉइन होते थे, उन पर पंच होता था, राजा की शाही वगैरह लगी रहती थी। और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। कॉपर के सिक्के भी थे और चांदी के सिक्के भी थे, ठीक है ना। तो कॉपर जनरली, चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे। सैलरीज वर इन द रेंज ऑफ 48 पनास टू 60 पनास ए ईयर, 48,000 से 60 पनास। ये अपन ने कल भी देखा था, है ना, कि जो सैलरी दी जाती थी मंत्रियों को, अमात्यस को, वो 48,000 मैक्सिमम थी। और कुछ लोगों, कुछ जो छोटे मंत्री होते थे, राज्य कैबिनेट मंत्री से नीचे राज्य मंत्री, उनको 12,000 चांदी के सिक्के पर एनम दिए जाते थे तनख्वाह के तौर पे। और कम से कम जो सबसे नीचे पद जो होता होगा, जो चपड़ासी वगैरह या ये लोग जो रहते होंगे, उन लोगों को जो है 60 चांदी के सिक्के दिए जाते थे एज ए सैलरी, ठीक है ना। देयर वर ए स्टेट ऑफ मोनोपोली, और मौर्य डायनेस्टी के पास मोनोपोली थी किस किस चीज़ में, माइनिंग्स में, खदानों में, जंगल में, फॉरेस्ट, जब पूरा देश ही इनका है। भारत में तो पहले वैसी जंगल ही जंगल है, अभी भी जंगल है। साल्ट, सेल ऑफ लिक्वेयर, है ना, नमक बनाने में, शराब के सेल में, आर्म्स हथियार बनाने में, मेटलर्जी में, इन सब के पास एक मोनोपोली थी पूरी दुनिया में। इसलिए पूरी दुनिया में भारत से माल जाता था ये सब, इसीलिए इनकी इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई। The Mauryan economy was expanding economy and took a keen interest in promoting its economic gains. State not only control and coordinate the activity of the peasant, manufacturer, but also directly participate in the production of the exchange. ये इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल टैक्स नहीं लेते थे, कहीं कहीं पे जो है राज्य खुद ही प्रोडक्शन करवाता था। जैसे अपने यहाँ नहीं होती, सरकार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो खुद भी काम करते हैं, और कुछ ऐसे विभाग हैं जो दूसरे प्राइवेट कंपनियों से काम करवाते हैं। तो ऐसा कैसा सिस्टम वहाँ पर भी था। खुद भी इन्होंने दूसरी प्राइवेट कंपनियाँ, दूसरे लोगों को भी व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, और उनसे जो व्यापार करवाया उससे टैक्स लेते थे। और खुद भी इन्होंने जो है प्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनका प्रोडक्शन इन्होंने अपने हाथ में रखा था। उसका प्रोडक्शन और उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन और जो भी होता था एक्सचेंज, वो सब इन्होंने अपने हाथ में रखा था, इंपॉर्टेंट चीज़ों का। तो 17 पॉइंट हो गए। अब देखेंगे, द स्टेट वर वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द इकोनॉमिक ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज ड्यूरिंग द मौर्य टाइम्स वाज प्रेडोमिनेटली एग्रीगेरियन एंड टू डिस्टिंक्ट है ना। तो जो एग्रीकल्चर थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। खेती से ही सब कुछ होता है। तो खेती दो प्रकार की होती थी। खेत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते थे। एक होता है राष्ट्र लैंड, मतलब दो प्रकार की भूमि होती है, ठीक है ना। ये या तो होगी वो राष्ट्र लैंड या होगी वो सीता लैंड, ठीक है ना। राष्ट्र या सीता लैंड, मतलब कोई ज़मीन है तो ये वो दो ही प्रकार का नाम होता है कि या तो वो राष्ट्र लैंड होगी। जो राष्ट्र लैंड होगी वो जनरली जो है रॉयल फैमिली, है ना। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गया, प्रैक्टिकली बिलोंगिंग टू द कल्टीवेटर, ठीक है ना। ये कल्टीवेटर जो राष्ट्र की जो होती थी, ये कल्टीवेटर के अंडर में, जो जैसे अगर मेरे खेत है तो ये मेरे अंडर में जाएगी, और अगर मेरे ही अंडर में है तो ये इसको बोला जाएगा राष्ट्र लैंड। परंतु अगर मैं इसके अलावा कुछ ऐसी भूमि होती थी जो राज्य के अंडर में सरकारी ज़मीन होती थी, और सरकारी ज़मीन पर खेती की जाती थी, ठीक है। तो सरकार के सुपरविजन के अंदर जब खेती की जाती थी तो उसको बोलते थे सीता लैंड। इतना बात समझ में आ गई। एक जो खुद की व्यक्तिगत और एक जो सरकार की है सरकारी संपत्ति, राज्य की संपत्ति। सम विलेजेस विद पेस्टोरल बेस्ड पेड टैक्स इन द फॉर्म ऑफ केटल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। कुछ जो गांव वाले थे
वो जानवरों और डेयरी प्रोडक्ट मिल्क के रूप में भी जो है अपना टैक्स पे करते थे। द मौर्यन गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी टू प्रेजेंट द रिलेटेड टू द वाटर टैक्स फॉर द रेगुलर कलेक्ट, ठीक है ना। मतलब टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगाया। अगर आपने किसी चीज़ से पैसा कमाया तो टैक्स, ठीक है ना। तो इरीगेशन में जो वाटर यूज़ होता था, अगर आपके यहाँ पानी नहीं है, आपने सरकार को लिख के दिया कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है और हमारे यहाँ खेती नहीं हो पा रही, तो सरकार ने वहाँ नहरें बना दी। अब नहरें बनी तो फिर उसके लिए आपको वाटर टैक्स देना पड़ेगा, आप, ठीक है ना। तभी आपके यहाँ पे वो पानी उस नहर का रोकेंगे, नहीं तो वो आपके यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। वन ऑफ द चंद्रगुप्त गवर्नर्स पुष्यगुप्त was responsible for building dams across the river near गिरनार in the western hills, रिटेल फेमस सुदर्शन लेक, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। वो डैम बनाने में एक्सपर्ट था, डैम बनाने में, है ना। और उसी ने जो है डैम बना कर पूरे भारत में नहरें फैलाने का काम किया। और जो सुदर्शन लेक है वो भी जो है, उसमें भी जो पानी की फैसिलिटी है इन्हीं भाई ने चालू करी थी, ठीक है। तो इन्होंने पूरा सिस्टम को इस प्रकार से डेवलप किया। एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो भारत अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। ये आज भी अपन देख सकते हैं, है ना। 22वां पॉइंट है, हर्ड्स वर मेंटेन नॉट ओनली बाय द स्टेट बट आल्सो वेल्थ इंडिविजुअल्स फिश, है ना। जो भेड़ बकरी है, जितने भी जो जहाँ पशु होते थे, वो राज्य भी मेंटेन करता था और जो अमीर लोग थे उनके पास भी जो है ये सब चीज़ें होती थी। इसके अलावा फिशिंग एंड हंटिंग वर प्रैक्टिस एज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड स्पेशली बाय द ट्राइब। जो फिशिंग और हंटिंग होती थी ये भी जो है कुछ जातियाँ करती थी। और उनका 1/10 ऑफ देयर कैच टू द रॉयल, और उनकी वो जितनी भी मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है ना, उसका 1/10 मतलब 1/10वां हिस्सा जो है वो एज टैक्स पे किया जाता था। हालांकि जब अशोक आया तो अशोक ने जो है किसी भी प्रकार की एनिमल किलिंग पर जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को, जानवर को मारेगा नहीं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो गाय हो, या कोई भी प्रकार का पशु। तो इसके लिए फिर इसने क्या किया, तो ये लोग राजा के पास गए कि साहब हमारा तो काम धंधा ही बंद हो गया, आपने जो है आदेश दे दिया कि अब हम मार ही नहीं सकते किसी जानवर को, तो हम कैसे खाएं, हमारा तो वही थी रोजी रोटी। तो फिर अशोक ने उसके पुनरुत्थान, उन लोगों के लिए जो है वापस से काम किया, उन लोगों को दूसरा रोजगार देने में मदद करी कि ठीक है अभी ये तो आपने बंद कर दिया, परंतु अब हम आपको दूसरा रोजगार देते हैं, वो करिए, उससे अपना जीवन चलाइए। तो ये अगली लाइन में ये लिखा हुआ, अशोक स्टॉप द indiscriminate क्लीनिंग ऑफ द एनिमल एंड इंट्रोड्यूस मेनी मेजर्स टू वेलफेयर ऑफ द पीपल हु प्रैक्टिस। जो लोग ये काम करते थे उनका धंधा वंधा छूट गया जब अशोक ने जो है अहिंसा और पशुओं की किलिंग पर रोक लगवा दी। तो पशुओं की किलिंग पर जैसी रोक लगी तो ये लोग राजा के पास गए। राजा ने बोला कि भैया ठीक है, तुम्हारा धंधा बंद हो गया तो तुम दूसरा काम करो, हम फंडिंग करेंगे, हम पैसा देते हैं, आप दूसरा काम चालू कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वाज दैट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी वो थी माइनिंग और मेटलर्जी। एंड द स्टेट हैड ए मोनोपोली और रिस्क एवरीथिंग प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग। द मेजर मेटल्स मेंशन्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल जो मेंशन की गई वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टीन, बिटुमिनस और लीड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स थी जो उस समय एक्सट्रैक्ट की जाती थी। द स्टेट हैड ए मोनोपोली इन मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, ठीक है ना। और इन सबसे फिर आर्म्स वगैरह बनते थे, हथियार बनते थे, और उसी के बाद उनसे, उन आर्म्स से मतलब लोहा मिल गया था इनको तो आर्म्स बन गए, उससे शिप्स बनते थे, ठीक है ना। और ये साल्ट वगैरह के प्रोडक्शन में भी इनकी मोनोपोली थी। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड द टेक्सटाइल। इसके अलावा एक इंडस्ट्री जो डेवलप हुई वो थी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कारपेंट्री, पोट्रीज, स्टोन कटिंग, पत्थरों को काटना, लेपिडेरी, वर्क इन आइवरी, हाथी के दांत और हड्डियों पे जो नक्काशी होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड ए हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, कपड़ा उद्योग जो था, इस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। और कुछ प्रमुख कपड़ा केंद्र जो थे वो थे मथुरा, कलिंग, वंग, वत्स और ये जो भी लिखे हुए नाम, ठीक है ना। तो ये इतने ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है ये एरिया थे जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होना चालू हो गई थी। तो ये 25 पॉइंट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताते हैं। ये अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं, चाणक्य ने अपनी किताबों में बताया कि किस प्रकार से जो है इनको अच्छे से अच्छा किया जाए। फिर अशोक ने भी जो आके उसको और इम्प्रूव किया। मैंने इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से सारे पॉइंट बता दिए हैं जो मौर्यकालीन सिविलाइजेशन में चल रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक के, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है शुरू से लेके अंत तक के। तो इनका सबसे मेन तो टैक्स सिस्टम था, ठीक है ना। मनी इकोनॉमी एंड करेंसी, मतलब बात मोटा मोटा की जा रही है पैसा, है ना। ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ें यूज़ होती थी, पहले अपन ने पढ़ लिया इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमी पढ़ने के लिए इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही पैसा होती है,
ठीक है ना। तो पैसों के लिए देख लेते हैं कि पैसों के बारे में क्या व्यवस्था थी। द यूज ऑफ करेंसी बिकम ए वेरी कॉमन फीचर इन द मौर्यन पीरियड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। जैसे जैसे जो है कॉमर्स और ट्रेड बढ़ा, उस समय जो है इनकी मनी की जो पॉलिसीज है वो भी बदली और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। मनी वॉज यूज फॉर ट्रेड एंड द गवर्नमेंट पेड इट्स ऑफिस इन कैश, ठीक है ना। व्यापार में वो सरकार अपने जो है कर्मचारियों को पैसा देती थी काम कराने के लिए। इट सीम्स दैट द पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, जो अभी अपन ने देखा था, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन जो है वो पेड किए जाते थे तनख्वाह के रूप में, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन। अरे ठीक है, तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन का प्रयोग किया जाता था, जो अपन ने देखे थे तनख्वाह के देने के लिए। जो अमात्य थे उनको 48,000 सिल्वर के कॉइन पर ईयर दिए जाते थे, 48,000। और जो सबसे छोटा कर्मचारी होता था उसको 60 सिल्वर कॉइन्स दिए जाते थे। जो सिल्वर कॉइन थे वो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन होते थे, विच कैरी ए सिंबल ऑफ द पिकॉक, जिसके ऊपर पंच होता था या निशान होता था किस किस का, एक तो पिकॉक मोर का, एंड हील एंड द क्रिसेंट कार्ड पन्ना, ठीक है ना। और जो सिक्का होता था उसको पाना बोलते थे, फाउंड विद द एम्पेरिकल करेंसी ऑफ द मौर्य। और ये जो पाना थी ये वहाँ की करेंसी थी, सिल्वर के सिक्के जो थे ये करेंसी थी। तो कॉपर पंच्ड मार्क कॉइन्स वर रेयर। इसके अलावा सिल्वर के सिक्के तो मिले हैं पर कॉपर के सिक्के भी मिले हैं, परंतु कम मिले हैं। कॉपर मशिका वाज अ टोकन करेंसी, है ना। तो सिल्वर के जो सिक्के मिले हैं उसको पाना बोला गया है, और जो कॉपर के जो सिक्के मिले उसको मशिका बोलते थे, मशिका, है ना, ये याद रखना। जो सिल्वर के सिक्के मिले हैं उसे पाना बोलते हैं, जो चांदी के सिक्के हैं उसका नाम था पाना, और जो कॉपर के सिक्के जो हैं उसका नाम था, जो तांबे के जो सिक्के हैं उसका नाम था मशिका। क्लियर है बात। वाज द टोकन करेंसी एंड क्वार्टर पीस ऑफ द मशिका। और इस ये मशिका एक बड़ा सिक्का था, है ना, कॉपर का। तो एक छोटा, इसका एक छोटा जो रूप था उसको बोलते थे काकीनी, है ना। तो ये सिक्कों की अलग अलग कैटेगरी थी। बड़ा सिक्का जो करेंसी होती है ना, जैसे अपने यहाँ 2000 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, इस प्रकार से एक बड़ा सिक्का कॉपर के बड़े सिक्के को बोलते थे मशिका, और जो छोटा सिक्का होता था उसको बोलते थे काकीनी। इतना समझ में आया। तो ये मनी सिस्टम था। ये केवल मनी से रिलेटेड मैंने मतलब आपको बात बताई कि कितने प्रकार की मनी होती थी। तो 2 प्रकार की जनरली मनी की बात मिली है अपने को। अब इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या क्या था। तो रेवेन्यू के मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने फिर से वो लिख दिए हैं पॉइंट वाइज, आपको मदद मिलेगी। कुछ मैंने 10 पॉइंट लिखे होंगे, 5 ही लिखे हैं, 5 पॉइंट है इसमें। तो 5 पॉइंट है जो जनरली रेवेन्यू के लिए यही सब काम होते थे, एग्रीकल्चर, माइनिंग वाइनिंग, उनको एक बार वो देख लेते हैं। ये आपको सब जगह, ये इसलिए मैंने स्लाइड ऐसी बनी है क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोबारा पीछे जाके ना फिर वो सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको सीधे सीधे चीज़ें ही मिल जाएगी। समर्थ द चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो समर्थ होता थे वो एक पद होता था, है ना। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है उसका अधिकारी होता था, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। ये होता होगा कमिश्नर लेवल का व्यक्ति होगा। वाज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ द एम्पायर, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा कमिश्नर होता था। द रेवेन्यू केम फ्रॉम, वो जो रेवेन्यू आता था इनके समय, वो आता था लैंड से, भूमि से, इरिगेशन से, फसलों से, कस्टम्स से, शॉप दुकानों से टैक्स लेते थे, फेरी वालों से टैक्स लेते थे, जंगल से टैक्स, माइंस, पेस्टर्स, लाइसेंस फीस फॉर क्राफ्टमैन से लेते थे, फाइन कलेक्टेड फ्रॉम द लॉ कोर्ट, वो कोर्ट में जो फाइन लगाते थे किसी के ऊपर चोरी के लिए, किसी ने फाइन लगाई थी, तो वहाँ से इन सबसे पैसा आता था। तो ये रेवेन्यू के सारे सोर्सेज थे। द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स्ड टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो ज़मीन से, जो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक खेत है और खेत से अगर 6 बोरी गेहूँ निकला है, तो जो टैक्स के रूप में आपको 1/6, 1/6वां जो हिस्सा है वो, मतलब 6 में से 1 बोरी आपको राजा के कोष में जमा करानी है एज ए टैक्स। अगर आप बोरी नहीं जमा कराना चाहते तो उस बोरी को बेचने के बाद जो एक बोरी का पैसा आएगा, वो पैसा जो है आप राजा के कोष में जमा कराएं, वो एज ए टैक्स होता था। तो ये सारा सिस्टम था। द मेन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्टेट वर रिलेटेड टू द किंग एंड हाउस होल्ड। जो मेजर जो खर्चा आता था, जनरली जो खर्चा था वो किस चीज़ से रिलेटेड आता था। एक तो राजा के ऊपर जो खर्चे होते थे, है ना, राजा के ऐशो आराम पे जो खर्चा होता था, घूमने फिरने और रक्षा वगैरह में, तो मेन खर्चा जो था वो राजा के ऊपर था। और उसके जो घर था उसके ऊपर होता था, महल वगैरह बन रहे हैं अंदर, है ना, बढ़िया हीरे मोती लगे हुए हैं, इस प्रकार से जो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, और राजा के ऊपर जनरली खर्चा होता था।
आर्मी के ऊपर बहुत खर्चा होता था, गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरों को चांदी के सिक्के देने पड़ते थे, उन पर वो खर्चा था। पब्लिक वर्क, लोगों का कुछ काम कराना हो, ठीक है ना, पुअर रिलीफ और गरीबों को दान देना हो, और धर्म अशोक ने संगति भी करी थी, धर्म संगति, बौद्ध संगति या बौद्ध काउंसिल, थर्ड बौद्ध काउंसिल, तो इन सब में पैसा जाता था। तो जाने के रास्ते ये हैं और कमाने के ऊपर हैं, ठीक है ना, कमाने के ये हैं और जाने के ये हैं। लैंड रेवेन्यू वॉज नोन एज सीता फ्रॉम द क्राउन लैंड एंड भागा फ्रॉम द कल्टिवेटर। वही जो अपन ने पढ़ा था कि जो राजा की जो भूमि होती थी उसको सीता, और जो कल्टीवेटर की, इंडिविजुअल आदमी की जो भूमि होती थी उसको भागा बोलते थे, और जो अपन ने वो देखा था वो भी उसका नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब आता है अगला पॉइंट, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मौर्य, ये एग्रीकल्चर इन मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको, मोटा मोटा तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, रेवेन्यू कैसे चल रहा है, टैक्स सिस्टम इनका कैसे है। 2 मिनट आप इसको देखें, मैं पानी पी लेता हूँ। क्लियर है। तो अब अपने पास है एग्रीकल्चर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से काम होता था और एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होता था, क्या क्या चीज़ें करी गई, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए नहरें वगैरह, पानी और ये सब चीज़ें तो अपन ने देखी। देख लेते हैं, इन सम पार्ट ऑफ द एम्पायर द गना संघ सिस्टम विद द कम्युनल ओनरशिप ऑफ द लैंड कंटिन्यू, देयर आर आल्सो स्टेट ऑन द लैंड दैट इज कॉल्ड सीता लैंड विच वर्ड, है ना। मतलब वही जो 2 प्रकार की भूमि होती थी, वही लिखा है। एग्रीकल्चर जो होती है वो 2 प्रकार की थी, एक तो कम्युनल जो मतलब लोगों की खुद की थी, कल्टीवेटर जो खेत जोतने वाले थे, और दूसरा एक राजा की भूमि, है ना, या सरकारी संपत्ति या सरकारी भूमि जिसको बोल सकते थे। तो वो 2 प्रकार की संपत्ति होती थी। तो इस प्रकार से ही चलता था, ये पहली चीज़ होगी। दूसरा, देवर प्राइवेट ओनर लैंड, कुछ और भी ऐसी भी थी जो प्राइवेट ओनर्ड लैंड थी, ठीक है ना, हु वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द किंग इन द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन, ए वैरायटी ऑफ द टैक्स एंड मेंशन सच एज, और इनके समय बहुत अलग अलग प्रकार के जो है टैक्स लगाए जाते थे, मतलब खेती पे भी अलग अलग टैक्स होते थे, जिसमें बाली, भागा, शुल्क और कर, ये सब चीज़ें अलग अलग टैक्सों में आती थी। मेगास्थनीज स्टेट दैट द 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैड टू बी पेड एज अ टैक्स, मोस्ट संस्कृत टैक्स 1/6 ऑफ प्रोड्यूस क्लेम्ड बाय द किंग। वही जो मैंने आपको बताया था, मेगास्थनीज ने बोला है कि जो अगर आपने खुद बुआई करी और बुआई के बाद आपको मान लीजिए कुछ गेहूँ निकले, तो मेगास्थनीज ने बोला है कि एज अ टैक्स, प्रोडक्शन पे जो टैक्स होता था वो 1/4 होता था, चाणक्य ने 1/6 का बोला है, और जो हिंदू टैक्स जो मिले हैं, कुछ और संस्कृत टैक्स जो मिले हैं, उनमें भी 1/6 का ही बारे में बताया गया। मतलब टैक्स सिस्टम वहाँ पे इतना था। मेगास्थनीज ने 1/4 बोला है और चाणक्य और बाकी लोगों ने उसको 1/6 बोला है, टैक्स इतना लेते थे। द अर्थशास्त्र स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स वुड आल्सो डिपेंड ऑन द, अर्थशास्त्र जो कोटेल ने लिखा था वो नेचर ऑफ इरिगेशन, वो किस प्रकार की खेती कर रहा है उस पर भी टैक्स, मतलब है ना, मतलब वो अगर कोई विशेष प्रकार की अलग चीज़ उगा रहा है, ठीक है, तो उस पर टैक्स, मतलब अफीम वगैरह या कुछ ऐसी नशीली चीज़ें उगा रहा हो तो वो टैक्स अलग था। अगर वो जनरली कोई सामान्य चीज़ उगा रहा है, गेहूँ वगैरह, तो उसके लिए टैक्स अलग था। मतलब किस प्रकार की खेती कर रहे हैं व्यक्ति, उस पर भी टैक्स का डिपेंड था। द रुमनदई इंस्क्रिप्शन इज द ओनली अशोकन इंस्क्रिप्शन विच मेक ए प्रिसाइज रेफरेंस टू द टैक्सेशन। अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है, एक पिलर है रुमनदई, उस रुमनदई नामक जगह पर जो उसने लिखवाया पत्थरों पे, उस रुमनदई, उसमें लिखा है कि जो है टैक्स के बारे में उसने पूरा डिटेल में दी है। तो कभी पूछ ले कि कौन से अशोक के कौन से टैक्स में या कौन से इंस्क्रिप्शन में या कौन से रॉक में, पत्थर में, या कौन सी जगह के इंस्क्रिप्शन में जो है आपको टैक्स सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो टैक्स सिस्टम के बारे में रुमनदई नामक जगह का जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में उससे पता चलता। द विलेज डेट वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन आर कॉल्ड परिहार का, दोज डेट सप्लाई सोल्जर्स, है ना। तो कुछ ऐसे विलेज भी थे जिनको टैक्स नहीं दिया जाता था, मतलब टैक्स देने की छूट थी कि आप टैक्स मत दो। वो कौन से विलेज थे, उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता था? बाकी सब जगह तो जो टैक्स नहीं दे रहे उसको फांसी पे चढ़ा देते थे, मार देते थे, परंतु कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे जो है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। जैसे अपने नहीं होती कोई मूवी टैक्स फ्री कर देते, उसी प्रकार से। तो वो कौन से थे तो वो जो गांव जिनको टैक्स फ्री किया जाता था उनको परिहर्क बोलते थे, ठीक है ना। वो गांव थे जहाँ से सोल्जर सप्लाई होते थे सबसे ज़्यादा,
ठीक है ना। अगर एक गांव में जहाँ के सारे बच्चे जो है वो सोल्जर बनेंगे तो राजा जो है उस गांव को टैक्स फ्री कर देता था, कि पता है कि उनके सारे बच्चे जो है फिर सरकार में काम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हो गया। एंड दोज दैट पेड देयर टैक्सेस, और कुछ ऐसे थे जो अपना टैक्स जो है वो ग्रेन में, गेहूँ में, केटल्स में, पशुओं में, सोने में और कुछ रॉ मटेरियल में भी देते थे। तो उन लोगों को जो है दूसरे प्रकार से टैक्स नहीं लिया जाता था, वो इस प्रकार से दे सकते थे। देयर वर आल्सो ए विलेज दैट सप्लाइड फ्री सर्विस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू द ऑफ द टैक्सेस। कुछ ऐसे भी विलेज है जो डेयरी प्रोडक्ट और इन सब में भी जो है माल सप्लाई या टैक्सेस की पेमेंट करते थे। तो ये टोटल 8 पॉइंट हुए, ठीक है। ये उधर खिसक गया, यहाँ आना था, ठीक है। तो ये हुआ अपना यहाँ तक। अब अगला पॉइंट जो है वो ट्रेड एंड नेविगेशन है। तो आपको ये बात समझ में आई कि अपन क्या कर रहे हैं। जनरल बेसिकली अपन शुरुआत से इकोनॉमिक सिस्टम अपन ने देखा, उसमें अपन ने 25 पॉइंट देखे। फिर अपन ने एग्रीकल्चर सिस्टम देख लिया पूरा डिटेल में, ठीक है। कॉइन सिस्टम देखा कि वहाँ पे पैसा कैसे चलता था, ठीक है, मनी सिस्टम कैसा चलता था। इतने ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम में। और यहाँ से बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से सभी चीज़ें उठा के आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। इन चीज़ों का आप याद रखें। अगला देखेंगे ट्रेड एंड नेविगेशन मौर्यन एम्पायर। देयर वर ए ब्रिज ऑफ इंटरनेट। अब ट्रेड वगैरह करने की बात है तो ट्रेड है ना, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक में आती है। तो अगर आपसे इकोनॉमिक कंडीशंस पूछे और आपसे पूछे कि भैया एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसे में लिखने वाले क्वेश्चन में आ जाइए, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो मैंने भी पढ़ाया जिसमें 25 पॉइंट थे, फिर अपन ने कॉइन सिस्टम पढ़ा, फिर अपन ने एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर अपन ने ये पढ़ा, ठीक है ना, टैक्सेशन पढ़ा, फिर अपन अब ये पढ़ेंगे ट्रेड, ये सब इकोनॉमिक में ही आते हैं, ठीक है ना। तो सब अब ये सारे जब क्लब आप इंडिविजुअल भी क्लब कर दें, ये जो मैंने इंडिविजुअल आपको लिखवाया था इकोनॉमी वाला वो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज ये जो बाद में आ रहे हैं इनको भी सब आप मिला मिला के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल अगर ये आते हैं कि भैया ट्रेड सिस्टम के बारे में बताओ तो आप ये लिख दें। अगर आता इकोनॉमी के बड़ा शब्द है तो उसमें आपको सभी चीज़ें, सभी जितने भी आयाम हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर भी डिस्कस करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, आपको टैक्स सिस्टम भी डिस्कस करना पड़ेगा, आपको मनी सिस्टम भी डिस्कस करना पड़ेगा, करेंसी भी डिस्कस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है ट्रेड वगैरह भी डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, व्यापार वगैरह, उनके लिए क्या क्या उन्होंने काम किए है, युद्ध वगैरह भी अगर उन्होंने किए हैं इस प्रकार से इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, रोड वगैरह बनाया, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया, नेविगेशन अच्छा किया, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने करी ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग इन्होंने अच्छी करी, है ना, मिनरल्स वगैरह निकाले, धातु निकालने का काम, मेटल्स निकालने का काम इन्होंने किया। इतने सारे काम किए इन्होंने जिससे यही तो इकोनॉमी इतनी अच्छी हुई इनकी कि उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। बात समझ में आई आपको। तो अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेड सिस्टम वहाँ का। देयर आर ए ब्रिस्क इंटरनल ट्रेड अमंग द डिफरेंट रीजन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। द एक्सटर्नल ट्रेड वर कैरिड विद द फॉरेन करेंसी पर्टिकुलर विद द ग्रीक वर्ल्ड एंड द बर्मा एंड द एक्सटर्नल मैन एक्सपोर्टेड डिफरेंट प्लस डायमंड। ये वही लिख रखा है कि यहाँ पे इंटरनल ट्रेडिंग भी होती थी, मतलब अगर राज्य के अंदर, देश के अंदर ट्रेडिंग भी होती थी और राज्य के बाहर भी ट्रेडिंग होती थी। कुछ वस्तुएँ देश के अंदर बेची जाती थी और कुछ वस्तुएँ बाहर से आती थी और बाहर भेजी जाती थी। तो कौन कौन सी वस्तुएँ जो है वो बाहर भेजी जाती थी, वो जनरली थी स्पाइसेस, मोती, डायमंड्स, कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क, है ना, और कॉन्च शेल, ये सारी चीज़ें तो ये एक्सपोर्ट करी जाती थी मेनली, ठीक है, ये सब याद रखना। द मेन इम्पोर्ट कंसिस्ट ऑफ, जो मेन इम्पोर्ट होते थे, जो बाहर से इम्पोर्ट होते थे वो थे हॉर्सेस, घोड़े मंगाए जाते थे, सोना, ग्लास, लायंस, ठीक है ना, ये सब। बैलेंस ऑफ द ट्रेड वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ द इंडिया। द सेल ऑफ मर्चेंडाइज वाज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द स्टेट एंड टोल टैक्स ऑफ 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। और टोल टैक्स भी लेते थे ये लोग। बाहर से अगर कोई आ रहा है, मान लो पाकिस्तान से भारत में एंटर कर रहा है, तो तक्षशिला में जो है इन्होंने टोल खोल रखा था। उस टोल से अगर ईरान, इराक और ग्रीक से कोई आदमी आता तो वहाँ पर टोल देना पड़ रहा है। वो टोल भी जो है इनकी कमाई का एक साधन था, टोल से भी तो कमाई होती है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। द कम्युनिटीज मैन्युफैक्चर इन द कंट्रीज वर स्टैम्प्ड एट ए प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर व्हाइल दोज वर ब्रॉट फ्रॉम द फॉरेन वर स्टैम्प्ड एट द टोल गेट, ठीक है ना। वो लिख रखा है, स्टम्प लगाया जाता था करेंसी पे टोल गेट पर, और जो इंडिया में बनती थी उन पर। मैगस्टिन स्टेटेड द इंडियन नाइदर पुट आउट मनी एट यूजरी नॉर नो हाउ टू बोरो, है ना। तो मैगस्टिन ने लिखा है कि लोगों को जो है अपने यहाँ तो है ही है, अभी तक ही जो है लोन लेने में लोगों को डर लगता है, अभी भी ये स्थिति है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में तो वहाँ सारे काम लोन पे ही चलते हैं, इसलिए तो बैंकें डूब जाती है अगर वहाँ पर रिसेशन आता है तो, क्योंकि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसा ही नहीं होता तो बैंक के रिसेशन में बैंकें डूब गई। इसीलिए तो 2008 का जो है मंदी आई थी, और वही मंदी अब फिर से आने वाली है थोड़े समय बाद।
तो ये सारी स्थिति जो है उस ज़माने में जो है लोन लेना, किसी से पैसे लेना देने वाला ये सब सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इसको अपने इसमें लिखा भी है कि जनरली जो लोग हैं ना वो यूजुअली बोलते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाना, है ना। जैसे आपको इमरजेंसी में अगर आप लोन लेते हो किसी प्राइवेट बैंक से तो वो आपको 12, 13, 15%, 20% जो है वो लगा देते थे, ठीक है ना, कि 20% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप इमरजेंसी में किसी से पैसा लिया तो 100 रुपये का जो है आपको 120 रुपये देना पड़ रहा है थोड़ी देर में। तो इस प्रकार से जो है ये कंसेप्ट नहीं था पहले, ठीक है, कि हाई रेट पे पैसा उठाना, और लोगों को पता ही नहीं था कि पैसा बोरो कैसे किया जाता है। मतलब इस प्रकार का सिस्टम मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहाँ पे नहीं था। कौटिल्य डील विद द ऑर्गेनाइजेशन मनी लेंडिंग इन द, और कौटिल्य ने जो है और मनी को ऑर्गेनाइजेशन पे अर्थशास्त्र लिखा है। ये सब इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये अपन पढ़ रहे थे ट्रेड एंड नेविगेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब इसके आगे देखेंगे छठा पॉइंट, ट्रेड रूट इन द मौर्य पीरियड फॉलोड आइदर बाय द मेन हाईवे और द नेविगेबल रिवर। जो ट्रेड होता था वो जनरली हाईवे जो इन्होंने रोडें बनाई थी उस पर, और जो नदियाँ थी गंगा नदी और जो बड़ी बड़ी नदियों में पानी में डाल देते थे सामान, वो दूसरे शहर पहुँचता था और वहाँ से वो उतार लेते थे। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। सी ट्रेड वर कंडक्टेड बोथ साइड ऑफ द वेस्ट एंड द नॉर्थन कोस्ट ऑफ द बर्मा, ठीक है ना। तो समुद्र में भी जो है सामान बर्मा वगैरह से आता था ये। द इम्पोर्टेंट इंटरनल ट्रेड रूट वर द, और कुछ इंटरनल ट्रेड जो भारत के अंदर जो ट्रेड होते, कि भारत के अंदर तो बड़ी बड़ी ऐसी नदियाँ हैं नहीं, नॉर्थ में बोली गंगा वगैरह ये है, पर नॉर्थ से अगर साउथ में अगर कुछ माल पहुंचाना है तो फिर आपको बाय रोड ही पहुंचाना पड़ेगा, फिर कोई नदी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने कुछ रूट बनाए थे, ट्रेड रूट बोलते हैं इनको, जो नॉर्थ से ले, पहला था नॉर्थ टू द साउथ वेस्ट, है ना, जो उत्तर से लेके साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में जाता था। एक था जो उत्तर से लेके साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में जाता था, जो सरस्वती नदी से राजगिरी तक जो सारावस्ती से राजगिरी तक चलता था। एंड द ईस्ट वेस्ट रोड जो ईस्ट से वेस्ट जाता था, रिवर कोर्स ऑफ गंगा एंड यमुना, जो गंगा नदी यमुना नदी के तट से जाता था, ठीक है। मतलब वही चल रहा है रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। द रॉयल हाईवे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला टू द पाटलिपुत्रा, एक रॉयल हाईवे बनवाया था जो तक्षशिला जो कि है पेशावर पाकिस्तान में, वहाँ से लेके जो अपना पाटलिपुत्रा है पटना, पाकिस्तान के पेशावर से लेके पटना तक का एक रॉयल हाईवे था, ठीक है ना। कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यही रोड था जहाँ से बाहर के लोग जो है ईरान, इराक, ग्रीक वगैरह के लोग सीधे पाटलिपुत्र तक आ सकते थे। दिस रूट एक्सटेंडेड, और ये सारे जितने रूट थे एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड अलोंग द गंगा, और इन सारे रूटों को जो है और बढ़ाया गया ईस्ट की तरफ, गंगा की तरफ। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनको जो है जो शहरों से होते हुए ये रोड जो है वो समंदर तक जोड़ दी गई थी। तो ईस्ट कोस्ट सी रूट अपेयर्स टू हैव हैड हेवियर ट्रैफिक, ठीक है ना, जिसके कारण जो ईस्ट कोस्ट थे भारत के वो उनमें समंदर के किनारे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बंदरगाह डेवलप हो गए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होना चालू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो इतना जो है आज अपन ने देखा, ये ट्रेड एंड सिस्टम हो गया आज अपना। इकोनॉमिक सिस्टम में सभी चीज़ें आती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन ने देखा इकोनॉमिक, मेनली इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फिर उसके बाद अपन ने एग्रीकल्चर देखा, कॉइन सिस्टम देखे इनके, फिर उसके बाद अपन ने इनका टैक्सेशन भी देखा, फिर इनका जो है ट्रेड देखा, इनका नेविगेशन देखा। ये सारी चीज़ें जो है आपको इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिटेल में बताती है। तो कोशिश करें इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक और आप शेयर करते हैं ना, वो सब्सक्राइब करते हैं, तभी जो है यूट्यूब हमारी वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करता है। तो हम लोग इतनी आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ डिस्कस करें इन चीज़ों को, तो आपको चीज़ें जल्दी याद भी होगी और लिखने में जो है आसानी भी होगी कि कैसे लिखें, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन आगे देखते हैं। थैंक यू।